बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। इस वीडियो में आज हम करने वाले क्लास 11th के ज्योग्राफी के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरीके का कंटेंट यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। केस बेस्ड जो स्टडी है या फिर जो बोले तो पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए उन मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं। मैं गारंटेड दे रहा हूं, मैं पक्का श्योर कर रहा हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको इस वीडियो से जो भी पिक्चर है इसके अंदर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले पिक्चर की, तो पहला पिक्चर हमारा ब्रह्मांड का विस्तार बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बताइए, यह किसने दिया था। तो आपको इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल भी बताते रहूंगा और साथ साथ में पिक्चर के बारे में भी बताते रहूंगा। ठीक है, तो अगर बात करें बिग बैंग सिद्धांत 1920 में एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इनके कहने के मुताबिक है कि जो ब्रह्मांड है वो अभी भी क्या हो रहा है, विस्तृत हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगा आगे बढ़ती है। यह सिद्धांत कहता है कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार, यानी कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आप क्या कह सकते हो कि 1920 में एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार जो आकाशगंगाएं हैं वो एक दूसरे से आगे बढ़ रही हैं और ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। जैसे कि ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है बिग बैंग सिद्धांत पे। तो यहां पर पहले क्या था, एक जो ब्रह्मांड था एक छोटे से गोले में क्या था, इसका विद्यमान था। और ये जब छोटा सा गोला क्या हुआ, जब ये फूटा तो ये पूरे ब्रह्मांड का क्या हुआ, विस्तार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से विस्तार है। ये जो आकाशगंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये किसके सिद्धांत के अनुसार है, तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है, बात करते हैं आगे इस सिद्धांत में और भी क्या है। तो आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वह समस्त पदार्थ एकांकी परमाणु में के रूप में स्थित है। आज का जो ब्रह्मांड है वो पहले एक छोटे से परमाणु में स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, बहुत ही छोटा, और घनत्व उसका डेंसिटी बहुत ही अधिक था। परमाणु में अत्यधिक ऊर्जा संचित हो जाने के कारण इसमें विस्फोट हुआ। जब परमाणु के अंदर, छोटे से परमाणु के अंदर क्या हुआ, जब ऊर्जा संचित हो गया, ऊर्जा बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या हो गया, विस्फोट हो गया। एवं विस्फोट के 1 सेकंड के अंदर ही ब्रह्मांड का क्या हो गया, विस्तार हो गया। ठीक है, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन के तक कम हो गया एवं परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब आकाशगंगाओं के बीच अंतरिक्ष में वृद्धि। तो ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब क्या हो गया कि जो आकाशगंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। कमेंट करके बताइएगा हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन के नंबर क्या है, सीरीज अलग अलग है, तो उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। आप बस क्वेश्चन को समझो, ठीक है ना, और चित्र को समझने की कोशिश करो। तो अगर मान लो आपके एग्जाम में, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में, ठीक है, ये चित्र आ जाता है, कौन सा वाला चित्र, ये वाला चित्र अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, तो ये चित्र किससे संबंधित है, तो ये बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि पूछ सकता है कि जो बिग बैंग थ्योरी के कब दिया गया था, किसके द्वारा गया था, इसमें क्या कहा गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है भूकंपीय छाया क्षेत्र, शैडो जोन किसे कहते हैं और यह कहां स्थित होता है, संक्षेप में समझाइए। तो बात करते हैं भूकंपीय लेखीय यंत्र भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से पहुंचने वाली भूकंप तरंगे अभिलेखित होती है। यानी कि जो भूकंप लेखित यंत्र है, जो दूरस्थ स्थानों से पहुंचने वाली जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो अभिलेखित होती हैं, दर्शाती हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कोई भूकंप तरंगे अभिलेखित नहीं होती। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे भूकंप तरंगे अभिलेखित होती है, प्रदर्शित होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर भूकंप तरंगे अभिलेखित प्रदर्शित नहीं होती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को हम भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपसे डेफिनेशन पूछ ले भूकंप छाया क्षेत्र की, तो भूकंप छाया क्षेत्र की डेफिनेशन क्या लिखोगे, जहां कोई भूकंप तरंगे अभिलेखित नहीं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न होता है। एक भूकंप का शैडो जो
एक भूकंप का जो छाया क्षेत्र है वो दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से क्या होता है, अलग होता है। पी तथा एस तरंगों के अभिलेखन से छाया क्षेत्र का स्पष्ट पता चलता है। पी तरंगे और एस तरंगों के अभिलेखन से क्या होता है, छाया क्षेत्र का पता चलता है। आगे बात करते हैं। यह देखा गया है कि पी तथा एस तरंगे अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर अभिलेखित होती है। तो ये आप पॉइंट याद रखना कि जो पी तरंगे जो होती हैं और जो एस तरंगे होती हैं वो अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर क्या होती हैं, अभिलेखित होती है। परंतु 145 डिग्री के बाद केवल पी तरंगे ही अभिलेखित होती है। दोनों तरंगे कब अभिलेखित होती हैं, तो दोनों तरंगे 105 डिग्री के भीतर अभिलेखित होती है, लेकिन 145 डिग्री के बाद केवल पी तरंगे ही क्या होती है, अभिलेखित होती है, प्रदर्शित होती है। अधिकेंद्र से 105 से लेके 145 डिग्री के बीच में कोई भी तरंग अभिलेखित नहीं होती है। यह क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र का काम करती है। तो ये याद रखना कहां कौन से डिग्री से कौन से डिग्री तक छाया क्षेत्र अभिलेखित नहीं होती है। तो 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच कोई भी तरंग अभिलेखित नहीं होती है, और यही क्या होता है, छाया क्षेत्र होता है। यही क्या होता है, छाया क्षेत्र होता है। पी तरंगे 145 डिग्री के बाद अभिलेखित होती है, पी और एस तरंगे 105 डिग्री के भीतर अभिलेखित होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यद्यपि पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों की छाया क्षेत्र से कम होता है। पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है वो एस के ठीक है क्या होता है, कम होता है। देखिए ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला इलाका ये क्या है, आपके पी तरंगों का छाया क्षेत्र है। ये वाला क्या है, पी तरंगों का छाया क्षेत्र है। पी तरंगों का क्या है, ये छाया क्षेत्र है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये एस तरंगों का क्या है, छाया क्षेत्र है। ये वाला पार्ट कौन से तरंगों का छाया क्षेत्र है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। और ये वाला भाग कौन से तरंगों का छाया क्षेत्र है, तो ये वाला भाग आपका पी तरंगों का छाया क्षेत्र है। पी तरंगे केवल 105 डिग्री से 145 तक दिखलाई नहीं देती है, किंतु एस तरंगे 105 के बाद भी कहीं भी दिखलाई नहीं देती है। देखो क्या कह रहा है, पी तरंगे केवल 105 से लेकर 145 तक दिखलाई नहीं देती है, किंतु एस तरंगे 105 के बाद कहीं भी दिखलाई नहीं देती है। 105 के बाद एस तरंगे नहीं दिखलाई देंगी, और जो पी तरंगे हैं वो आपकी 105 से लेकर 145 डिग्री तक दिखलाई नहीं देंगी। ठीक है, आगे ये इसके बीच में ही दिखलाई देंगी। पी तरंगे 105 से लेकर 145 के बीच में दिखाई देती है, और एस तरंगे जो होती है वो 105 के बाद दिखलाई नहीं देती है, लेकिन केवल ये 105 डिग्री तक की दिखलाई देती है। इस तरह एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से बड़ा होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र दिखाई दे रहा है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र क्या है, बड़ा है। किसके मुकाबले, पी तरंगों के छाया क्षेत्र के मुकाबले एस तरंगों का छाया क्षेत्र क्या है, काफी बड़ा है। ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए आपके चित्र में ठीक है ये वाला चित्र आ जाता है, तो आप ये चित्र आप बता देंगे कि कौन से चीज का ये चित्र है। तो याद रखना ये वाला आपका पी तरंगों का छाया क्षेत्र है, ठीक है ना, और ये आपका एस तरंगों के छाया क्षेत्र का ठीक है चित्र है। पेपर में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र है। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको ठीक है इसमें डिटेली बता दिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कितनी परतें होती है, प्रत्येक परतों की विशेषताओं को संक्षेप में बताइए। प्रत्येक परतों की विशेषताओं को हमें क्या करना है, संक्षेप में बताना है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका फर्स्ट लेयर हो गया। ठीक है ना, ये वाला आपका क्या होगा, फर्स्ट लेयर हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट कहते हैं। पहले परत को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा परत है हमारा, कौन सा परत है, दूसरा जो हमारा परत है, ठीक है, इसको मैं अलग से सेट करता हूं। ये जो हमारा दूसरा परत है, ये दूसरा परत है, ये हमारा क्या है, मेंटल है। दूसरा परत हमारा क्या है, मेंटल है। ये हमारा क्या है, मेंटल है हमारी पृथ्वी का। उसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरे परत की, तो तीसरा जो परत है वो तीसरा परत हमारा क्या है, कोर हो गया। ये क्या हो गया, कोर हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोर हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर भी देखो, अगर इसके अंदर भी अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, इसके अंदर भी अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो देखो ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये आपका अपर मेंटल हो गया। कौन सा हो गया, अपर मेंटल हो गया। ये आपका कौन सा मेंटल हो गया, लोअर मेंटल हो गया। फिर उसके बाद ये आपका
ये जो आपका ये कोर है, ये पूरा क्या है, ये पूरा कोर है, ये पूरा क्या है आपका कोर है, ये आपका आउटर कोर हो गया, ये आपका क्या हो गया, इनर कोर हो गया। ठीक है, तो ये उसके बाद ये आपका क्रस्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका पहले लेयर को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके आइए अब इसकी हम डिटेलिंग देखते हैं। ठीक है, डिटेल में क्या क्या लिखा है, पहला क्या है भूपर्पटी, पहला क्या है आपका भूपर्पटी। ठीक है, पहला हमारा क्या है भूपर्पटी, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, बाहरी भाग है, धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है, धरती से। ठीक है, कितने गहराई तक पाई जाती है, 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस परत की चट्टानों का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगले पे बात करें मेंटल की, तो भूपर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। पहला भूपर्पटी हो गया, क्रस्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका मेंटल हो गया। यह भूभाग भूपर्पटी के नीचे से आरंभ होकर भूपर्पटी के नीचे से आरंभ होकर कितना है 2900 किलोमीटर की गहराई तक होती है। भूपाटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनाता है। भूपाटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या बनाता है, स्थल मंडल बनाता है। ठीक है, मेंटल का निचली भाग ठोस अवस्था में है। मेंटल का जो निचली भाग होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, जिसका घनत्व 3.4 प्रति घन सेंटीमीटर होता है। बात करते हैं अगला क्रोड मेंटल। ठीक है, कोर की बात करते हैं, ठीक ना, कोर की बात करते हैं। अगला क्या बेटा आपका कोर, तो मेंटल के नीचे क्या पाया जाता है, क्रोड पाया जाता है, कोर पाया जाता है, जिसे हम आंतरिक और बाह्य दो क्रोडों में विभाजित करते हैं। बाह्य क्रोड को तरल अवस्था में होती है, बाह्य क्रोड जो होता है आपका तरल अवस्था में होती है, जो मैंने आपको भी ऊपर दिखाया, जबकि आंतरिक क्रोड जो होता है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसका घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। क्रोड निकल एवं लोहे जैसी भारी पदार्थों से बना होता है। क्रोड किसका बनाता है, लोहे जैसी भारी पदार्थों से बना होता है। तो मान लीजिए अगर ये चित्र आया, तो ये चित्र आपका क्या है, ये चित्र आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड को जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको डिटेलिंग में बता दिया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा पातालीय सेल क्या होते हैं, पातालीय सेल क्या होते हैं। ठीक है ना, पातालीय सेल क्या होते हैं, अगर देखा जाए तो ये आपका चित्र दे रखा है। ठीक है, ये आपका क्या दे रखा है, चित्र दे रखा है, इंट्रेसिव इग्निशियस लैंडफॉर्म, इंट्रेसिव इग्निशियस लैंडफॉर्म के बारे में दे रखा है। ठीक है, जैसे कि ये आपका वोल्केनो, यहाँ से वोल्केनो निकल रहा है, ये आपका डाइक है, ये आपका डाइक है, ये आपका सील है। ठीक है, ये लेपोथिल है, लेपोलिथ है, ये क्या है आपका लेपोलिथ है, ये आपका फेकोलिथ है, ये आपका फेकोलिथ है, ये आपका लेकोलिथ है। ठीक है, उसके बाद ये आपका ये सही दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार बुक में देखेंगे ना तो ये आपको दिखाई देगा। बैथोलिथ है, ये आपका बैथोलिथ है, बैथोलिथ। ठीक है, दिख गया मुझे, बैथोलिथ है, यानी कि ये वोल्केनो हो गया, ये सील हो गया, सियाल बोल सकते हैं, ये लेपोलिथ हो गया। ठीक है, ये आपका डाइक हो गया, ये फेकोलिथ हो गया, ये लेकोलिथ हो गया, और ये एथोलिथ हो गया। ठीक है, बैथोलिथ हो गया, कौन सा हो गया, बैथोलिथ। ठीक है, बात करते हैं, चलिए सबके बारे में बात करते हैं अच्छे से डिटेलिंग में। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि धरातल पर पहुंचने से पहले लावा का जमाव भूपटल के नीचे हो जाने से जिन सेलों का निर्माण उन्हें पातालीय सेल कहते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है कि जब लावा का जमाव भूपटल के नीचे हो जाने से जिन सेलों का निर्माण होता है उसे हम पातालीय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पातालीय सेल। जब पहले लावा का जमाव भूपटल के नीचे ही हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पातालीय सेल कहा जाता है। जल लावा भूपटल के भीतर ठंडा ही हो जाता है। जब इसको जल नहीं, जब लिख लेना, जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती है, या आकृतियां अंतर्वेदी आकृतियां कहलाती है। यानी कि भूपटल के नीचे जो आकृतियां बनती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्वेदी आकृतियां कहते हैं। तो पहला है वैथोलिथ, पहला क्या है बेटा आपका वैथोलिथ। वैथोलिथ याद रखेंगे, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी के अधिक गहराई तक ठंडा हो जाए तो यह गुंबद का आकार में विकसित हो जाता है। ठीक है, कौन से आकार में विकसित होता है, गुंबद के आकार में। वैथोलिथ, वैथोलिथ किसके आकार में विकसित होता है, गुंबद के आकार में यह विकसित होता है। ठीक है, वैथोलिथ, वैथोलिथ आपका ये रहा ना,
ये आपका बैथोलिथ है। ये सबसे नीचे जो होता है गुंबद के आकार में होता है। कौन से आकार में होता है? बैथोलिथ का आकार कैसा होता है? गुंबद के आकार का होता है। ठीक है, इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के जमा हुए भाग है। ठीक है, तो सबसे गहराई में कौन सा होता है? बैथोलिथ होता है। ठीक है ना, सबसे गहराई में कौन सा होता है? बैथोलिथ होता है। इसका आकार कैसा होता है? गुंबद के आकार का होता है। बात करते हैं लेकोलिथ की। लेकोलिथ या गुंबद व विशाल अंतर्वेदी चट्टानें होती है। ये भी लेकोलिथ जो होता है, लेकोलिथ देखो, लेकोलिथ ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका लेकोलिथ। ठीक है, ये आपका लेकोलिथ है, ये वाला भाग, ये वाला क्या है? आपका लेकोलिथ है। ठीक है ना, ये वाला जो है वो क्या है? आपका लेकोलिथ है। मैं इसको और अंडरलाइन कर दूं लेकोलिथ को, तो ये रहा आपका लेकोलिथ। ठीक है, तो दूसरा आपको याद रखना है लेकोलिथ। लेकोलिथ क्या है? यह गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल एवं पाइप रूपी वाहक नली से जुड़ा हुआ होता है। इसका जो समतल है वो पाइप जैसी वाहक नली से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिली है। अगला आपका लेपोलिथ। अगला आपका क्या है? लेपोलिथ। ठीक है, बात करते हैं अगला लेपोलिथ की। एक था आपका वेथोलिथ, एक आपका लेकोलिथ, एक आपका लेपोलिथ। लेपोलिथ की अगर मैं आपको दिखाऊं तो लेपोलिथ आपका ये रहा, ये वाला जो भाग दिख रहा है लेपोलिथ है आपका, ये आपका क्या है? लेपोलिथ। ठीक है, ये आपका क्या है? लेपोलिथ है। ठीक है, तो अब इसकी डिटेलिंग करते हैं। तो लेपोलिथ ऊपर उठते लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। ठीक है, ये कैसा जाता है? क्षैतिज जाता है, यानी कि हॉरिजेंटली जाता है। ये कैसा जाता है? हॉरिजेंटली। यहां अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि इसकी तस्करी के आकार में जम जाए तो इसे लेपोलिथ कहते हैं। अगर ये तस्करी के आकार में क्या जाता है? तस्करी जैसा जम जाता है, इसको क्या कहते हैं? लेपोलिथ कहा जाता है। बात करते हैं फेकोलिथ की। अगला है आपका फेकोलिथ। ठीक है, फेकोलिथ अगर मैं आपको इसकी संरचना दिखाऊं, ठीक है, फेकोलिथ की, फेकोलिथ देखो कहां है? फेकोलिथ ये रहा, फेकोलिथ ये रहा आपका फेकोलिथ। ये वाला कौन सा है? आपका फेकोलिथ। ठीक है, डायग्राम अगर बुक में देखोगे और अच्छे से आपको क्लियर होगा। फेकोलिथ की बात करते हैं। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर अविनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। यह लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली में मैग्मा भंडार से जुड़ी होती है। यह फेकोलिथ कहलाती है। क्या कहलाए? अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर अभिनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। यानी कि अपनति के ऊपर और अभिनति तल में लावा का जमाव पाया जाता है। यह लहरदार चट्टानों का निश्चित वाहक नली में मैग्मा भंडार से जुड़ी होती है। यह फेकोलिथ कहलाती है। ठीक है, तो यह आपका हो गया फेकोलिथ। आगे बात करते हैं सील की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? सील। अगला आपका, ठीक है, पतालीय सेल का क्या है? सील। सील की बात करते हैं तो सील ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका सील। ठीक है, दिखा सील है ये आपका, ये आपका क्या है? सील है आपका। तो बात करते हैं इसकी आगे, डिटेलिंग करते हैं इसकी। सील क्या है? सील अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में चादर के रूप में ठंडा होने से बनती है। ये जब ठंडा हो जाता है ना, मैग्मा आग्नेय चट्टानों के क्षैतिज तल में जब मैग्मा निकलता है तो ठंडा हो जाता है, तो होने से बनती है। इसे सील या सीट कहा जाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सीट व घना मोटा वाले जमाव को सील कहा जाता है। तो ठंडा होने से जो बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सील कहते हैं। बात करते हैं अगला डाइक की। ठीक है, अगर मैं आपको डाइक दिखाऊं तो चित्र में ये रहा आपका डाइक। ठीक है, डाइक की बात कर रहे हैं। डाइक जब लावा जमाव दरारों में धरातल के, डाइक की बात करें तो जब लावा जमाव दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और यह इसी अवस्था में ठंडा एक दीवार की भांति संरचना बनाता है तो इसे डाइक कहते हैं। यानी कि जब समकोण पे होता है ना ये, ठीक है, जो लावा है जब वो समकोण पे क्या होता है, ठंडा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पतालीय सेल और इसके चित्र। बात करते हैं अगले की। ठीक है, भूकंप और ज्वालामुखी का विशेष विश्व में वितरण स्पष्ट करें। भूकंप और ज्वालामुखी के
मुख्य 3 पेटियों के बारे में बताइए। भूकंप और ज्वालामुखी की 3 पेटी बतानी है आपको, ठीक है। भूकंप और ज्वालामुखी के क्या बनाने हैं, 3 पेटी बताने हैं आपको, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी। अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तटरेखा के समांतर भूकंप और ज्वालामुखी की एक श्रृंखला है जो आगे हिंद महासागर तक जाती है। अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये इसके 3 भूकंप क्षेत्र हैं, ठीक है। ये 3 इसके क्या है, ये वाला जो इलाका दिख रहा है ये इसके क्या है, भूकंपीय क्षेत्र हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये गंभीर भूकंपीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका पहला पेटी क्या है, अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में, अटलांटिक महासागर, ठीक है ना, अटलांटिक महासागर ये रहा, ठीक है। अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तटरेखा के समांतर, तटरेखा के समांतर, ये तटरेखा दिखाई दे रहा है, ये तटरेखा आपको दिखाई दे रहा है, मैं तो उसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये तटरेखा के समांतर, ये देखो, ठीक है, तटरेखा के समांतर, ठीक है। ज्वालामुखी एक श्रृंखला है जो आगे हिंद महासागर तक जाती है। कहां तक जाती है, हिंद महासागर तक ये जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। दूसरा क्षेत्र अल्पाइन से हिमालय श्रेणी के और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। दूसरा क्षेत्र कौन सा इसका, दूसरा जो क्षेत्र है वो दूसरा क्षेत्र अल्पाइन से हिमालय श्रेणी और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। तीसरा, प्रशांत महासागर के किनारे एक वलय के रूप में जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो रिंग ऑफ फायर कहां पर है, प्रशांत महासागर में। रिंग ऑफ फायर कहां देखने को मिलेगा आपको, प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इस तरीके का चित्र आता है तो आपको यहां से पूछेगा, भूकंप के क्षेत्र पूछेगा, तो आपको 3 क्षेत्र मैंने बताए, एक तो अटलांटिक महासागर, दूसरा अल्पाइन की पहाड़ियां, ठीक है, और तीसरा आपका रिंग ऑफ फायर, ठीक है। अगला है आपका विवर्तनिक प्लेटों के परिणाम स्वरूप बनने वाली विभिन्न प्रकार की सीमाएं बताइए। यानी कि जो विवर्तनिक प्लेटें होती हैं उनसे बनने वाली जो विभिन्न प्रकार की सीमाएं हैं, जो रेखाएं हैं, उसको हमें बताना है। तो बात करते हैं, टेक्टोनिक प्लेटों के परिणाम स्वरूप 3 प्रकार की सीमाएं बनती है। टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के परिणाम स्वरूप क्या होती है, 3 प्रकार की सीमाएं बनती है। पहला है अभिसारी सीमाएं, जहां भूपटल एक प्लेट दूसरे प्लेट के रूप में नष्ट हो जाता है। अभिसारी क्या होती है, जहां पे एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराने के बाद क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। उसे हम अभिसारी सीमाएं कहा जाता है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराने के पश्चात क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी, ठीक है। डायग्राम दिखाऊं तो देखो, ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। और देखो, आप जब आपस में टकरा रहे तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये जाके इसके अंदर छुप गया, यानी कि एक क्या हो गया, नष्ट हो गया। एक जो भूतल था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया, ये जाके उसमें क्या हो गया, नष्ट हो गया, ठीक है। तो अभिसारी क्या होती है, जब टकराने के पश्चात प्लेटें क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसे अभिसारी कहते हैं। बात करते हैं अपसारी की। अपसारी सीमाएं, जहां नई क्रस्ट उत्पन्न हो जाती है क्योंकि प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती है, इन्हें अपसारी सीमाएं कहते हैं। जब प्लेट एक दूसरे के विपरीत, एक प्लेट ऐसे जाए, दूसरी प्लेट ऐसे आए, यानी कि एक प्लेट ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी। जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो उसे अपसारी कहते हैं। अपसारी का दिखा दूं तो देखो, ये रहा, इस तरीके से ये दिख रहा है, एक दूसरे के, ठीक है, विपरीत जा रही है। कहां जा रही है, एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, एक नए भूतल का निर्माण होता है, एक नए भूतल का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो अब सारी प्लेटें समझ में आई। अब बात करते हैं रूपांतरित सीमाएं, ठीक है। रूपांतरित सीमाएं, जहां क्रस्ट न उत्पन्न होना और ना ही नष्ट होना, क्योंकि प्लेटें एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होती है। जब प्लेटें एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है, इस तरीके से, ठीक है। देखो, अभिसारी में क्या होता है, प्लेटें नष्ट हो जाती है। अपसारी में क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे के से दूर जाती है। और अब रूपांतरित सीमाएं में क्या होती है, प्लेटें एक दूसरे के समांतर जाती है। कैसे जाती है, प्लेटें एक दूसरे के समांतर दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, प्लेटें एक दूसरे के समांतर, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके अभिसारी परिसीमा, रूपांतरण परिसीमा और अपसारी परिसीमा, ठीक है। आगे
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को कितने प्लेटों में विभाजित किया गया है? तो प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार प्लेटों को 7 प्लेटों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है, कौन सा? अंटार्कटिक प्लेट। दूसरा उत्तर अमेरिका प्लेट। तीसरा दक्षिण अमेरिका प्लेट। उसके बाद प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेटों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। ठीक है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? प्लेटों को 7 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसके नाम याद रखना, अंटार्कटिक प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण छोटे प्लेटें भी हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जैसे कि कोकस प्लेट। कौन सी? कोकस प्लेट। ठीक है, कोकस प्लेट यह मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। ठीक है, यहां पे देखें, ये देखो, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बहुत सारी प्लेटें दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारी क्या दिखाई दे रही है? आपको प्लेटें दिखाई दे रही है। नजका प्लेट, कोकस प्लेट हो गया। ठीक है, उसके बाद नजका प्लेट देखो कहाँ है? ठीक है, ये रहा नजका प्लेट, ये रहा नजका प्लेट। ठीक है, ये आपका कौन सा प्लेट हो गया? नजका प्लेट हो गया। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाए जाते हैं। अरेबियन प्लेट, ठीक है, कौन सा प्लेट हो गया? अरेबियन प्लेट। ठीक है, अगर अरेबियन प्लेट देखें हम ढूंढे तो ये रहा अरेबियन प्लेट, ये अमेरिकन प्लेट हो गया। ये देखो, ये रहा कोकस प्लेट। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका? कोकस प्लेट। यहां पे दिखाई दे रहा है इसका। मैं अगर और अच्छे से ड्रॉ करूं तो ये रहा, ये आपका कोकस प्लेट। ठीक है, ये कौन सा प्लेट हो गया? कोकस प्लेट हो गया। ये आपका नजका प्लेट हो गया। और अगला कौन सा था? अर्बेनियाई प्लेट। ठीक है, अर्बेनियाई प्लेट अगर हम ढूंढे, ठीक है, ये रहा, ये कैरिबियन प्लेट हो गया। ठीक है, ये कौन सा प्लेट हो गया? कैरिबियन प्लेट हो गया। तो इसमें अरेबियन प्लेट तो दिखाई नहीं दे रहा, अपनी बुक में देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा। बात करें फिलीपीन प्लेट। ठीक है, ये रहा फिलीपीन प्लेट। ये कौन सा प्लेट हो गया? ये आपका फिलीपीन प्लेट हो गया। ठीक है, ये रहा आपका फिलीपीन प्लेट। ये आपका कोकस प्लेट हो गया, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये आपका नजका प्लेट हो गया। कौन सा प्लेट हो गया? नजका प्लेट हो गया। उसके बाद कैरोलियन प्लेट, अगला है आपका कैरोलियन प्लेट। ठीक है, फ्यूजी प्लेट, कौन सा प्लेट? फ्यूजी प्लेट। ठीक है, तो ये सारे प्लेटें हैं। तो अगर मैं देखूं तो ये देखो, ये यूरेशियन प्लेट हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये यूरेशियन प्लेट, ये भी हो गया। ये अफ्रीकन प्लेट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्कोटिया प्लेट हो गया। ठीक है, स्कोटिया प्लेट हो गया। ये आपका साउथ अमेरिका प्लेट हो गया। साउथ अमेरिका प्लेट हो गया। ये आपका कैरिबियन प्लेट हो गया। ठीक है, ये आपका जो ये वाला दिखा दे रहा है, ये वाला, ये आपका कैरिबियन प्लेट हो गया। ये अंटार्कटिक प्लेट हो गया। ठीक है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट हो गया। ठीक है, फिर ये आपका पैसिफिक प्लेट हो गया। ठीक है, और जूनडा फुका प्लेट हो गया। ये आपका जूनडा फुका प्लेट यहां पर दिखा रहा है। ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये जूनडा फुक्का प्लेट हो गया। कौन सा प्लेट हो गया? जूनडा फुक्का प्लेट हो गया। तो इसमें से आप, ठीक है, प्लेटों के नाम को याद रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं, ठीक है, आगे। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। चार्जिंग खत्म हो गया भाई। तो बच्चों, ठीक है, समझ में आया? ये प्लेटें आपको याद कर लेना। ठीक है, प्लेटों से आएंगे, मैप में तो आएगा ही आएगा, और कभी कभी क्या होता है, ये आपको इसमें डायग्राम में भी दे देगा। तो बात करते हैं आगे की प्लेटों के बारे में। तो आगे की प्लेटें में जो फिलिपियन प्लेट हो गई, फिलिपियन प्लेट या एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच में पाया जाता है।
कैरोलियन प्लेट या फिलीपीन और भारतीय प्लेट के बीच न्यू गिनी की उत्तर के बीच में पाया जाता है। फ्यूजी प्लेट इसमें ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में शामिल है। ठीक है, तो ये आपके छोटे मोटे प्लेट हो गए और ऊपर आपके बड़े प्लेटें हो गई। तो मैंने इसमें जो भी प्लेटें था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी आगे बात करते हैं। तो आगे क्या है यहाँ पर काम, भारतीय प्लेट गति की व्याख्या कीजिए। जो भारतीय प्लेट है उसकी गति की हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो जो भारतीय प्लेट है वो अभी भी क्या कर रहा है, लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं भारतीय प्लेट की। तो भारतीय विवर्तनिक प्लेटों के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग शामिल है। जो भारतीय विवर्तनिक प्लेट है उसके अंदर प्रायद्वीपीय भारत हमारा शामिल है और ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप शामिल है। इसकी उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ विस्तृत परिष्ठान क्षेत्र सबडक्शन जोन है। ठीक है, जो हिमालय पर्वत वाला जो इलाका है और विस्तृत परिवेष्टन क्षेत्र यानी कि सबडक्शन जोन है। यह महाद्वीपीय अभिसरण सीमा के रूप में है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तृत तल स्प्रेडिंग फ्लोर है जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय कटक के रूप में है। जो इसका पूर्वी सीमा है, कौन सा सीमा, पूर्वी सीमा जो है इसकी, जो हमारे भारत के जो भारतीय विवर्तनिक प्लेट है उसकी जो पूर्वी सीमा है एक विस्तृत तल स्प्रेडिंग फ्लोर है, वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। पूर्वी जो है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागरीय कटक के रूप में है। कटक मतलब क्या होता है, पहाड़। ठीक है, कटक मतलब क्या होता है, पहाड़ पर्वत। पूर्वी दिशा में म्यांमार के अराकन योमा पर्वत से होते हुए चाप के रूप में यह जावा खाई तक फैला हुआ है। ये कहां तक फैला हुआ है, हमारा जो भारतीय विवर्तनिक प्लेट कहां तक फैला हुआ है, युमा पर्वत म्यांमार के अराकान युमा पर्वत से लेकर चाप के जावा में यह खाई तक फैला हुआ है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के किरतर श्रेणी का अनुसरण करती है। जो भारतीय विवर्तनिक प्लेट है उसकी जो पश्चिमी सीमा है वो किरतर श्रेणी का अनुसरण करती है। आगे यह मकरान तट से होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ लाल सागर द्रोणी जो एक विस्तारण तल है में जा मिलती है। भारतीय व अंटार्कटिक प्लेटों की सीमा की महासागरीय कटक से निर्धारित होती है जो कि पूर्वी पश्चिमी दिशा में होते हुए न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तृत तल में मिल जाती है। इन सीमाओं पर भूकंपीय घटनाएं ज्वालामुखी प्रक्रिया आज भी जारी है, जिससे सिद्ध होता है कि यह प्लेटें संचलन है। तो भूकंपों के कारण ये प्लेटें क्या है, आज भी संचलित है, यानी कि आज भी गति कर रही हैं। तो ये था बेटा आपका कौन सा, भारतीय विवर्तनिक प्लेट का संचलन के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड भी कभी कभी चित्र डायग्राम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बात करते हैं, अगला है युगिमत। ठीक है, युग्मित वेदिकाएं और अयुग्मित वेदिकाएं। ठीक है, युग्मित वेदिकाएं और अयुग्मित वेदिकाएं चित्र बनाकर समझाइए, यानी कि इससे रिलेटेड चित्र आ सकते हैं। तो बात करते हैं, नदी वेदिकाएं शुरुआती बाढ़ के मैदानों अथवा प्राचीन नदी घाटियों के तल चिन्ह हैं। जो नदी वेदिकाएं शुरुआती बाढ़ के मैदान तथा प्राचीन नदी घाटियों के तल के चिन्ह हैं। ये वेदिकाएं बाढ़ के मैदानों में लंबवत अपरदन से निर्मित होती है। जो ये नदियां हैं, ये जो वेदिकाएं हैं, दोनों वेदिकाएं, और बाढ़ के मैदान में लंबवत अपरदन से निर्मित होती है। जो लंबवत होता है ना, अपरदन, लंबवत अपरदन होता है ऊपर से नीचे की तरफ, उसके कारण बनती है। विभिन्न ऊंचाइयों पर अनेक वेदिकाएं हो सकती हैं जो आरंभिक नदी जल स्तर को दिखाती है। यदि नदी वेदिकाएं नदी के दोनों ओर समान ऊंचाई वाली हो तो उसे युग्मत कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मित कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मित कहते हैं। युग्मित कहते हैं, क्या कहते हैं, युग्मित, युग्मित कहते हैं। ठीक है, जब समांतर होती है, देखो ये बिल्कुल समान है। ठीक है, जब नदी वेदिकाएं दोनों ओर क्या होती है, समान ऊंचाई वाली होती है, उसे क्या कहते हैं, युग्मित कहते हैं। ठीक है, ये देखो ये भी समान है, इधर देखो इधर ये भी समान है। ठीक है, हाँ, तो क्या हो रहा है, ये इधर समान है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, युग्मित वेदिकाएं। जब नदी वेदिकाएं दोनों ओर क्या होती है, समान हो जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, युग्मित वेदिकाएं कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अयुग्मित वेदिकाएं, यानी कि देखो जो असमांतर होती है, देखो
ये असमांतर। जब नदी सिर्फ एक तट किनारे पर वेदिकाएं मिलती है तथा दूसरे पर नहीं अथवा किनारे पर इनकी ऊंचाई में अंतर होता है तो ऐसी वेदिकाओं को अयुग्मित वेदिकाएं कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? अयुग्मित वेदिकाएं। दोनों के ऊंचाई में असमांतर होता है। देखो कितना ज्यादा अंतर है, ठीक है, असमांतर अंतर होता है, ठीक है, समान नहीं होती है दोनों ऊंचाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अयुग्मित वेदिकाएं कहते हैं, ठीक है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए और बाकी की जो भी पिक्चर है इसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है। तैयारी जारी रखिए क्योंकि हमें 90% तक जाना है।